हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लब। हमारा आज का लेक्चर है न्यू क्लासिकल पीरियड। न्यू का मतलब होता है नया, नया क्लासिकल पीरियड 1660 से 1798 तक, यानी कि 1660 से 1798 तक इसका टाइम पीरियड है। क्लासिकल का मतलब अब हम देखते हैं कि क्लासिकल का मतलब क्या है। दी वर्क ऑफ रोमन एंड ग्रीक वर डूइंग इन न्यू स्टाइल। वो जो रोमन और ग्रीक के जो काम करते थे उनको नए स्टाइल में, एक नए स्टाइल में किया जा रहा था, इस वजह से इसको न्यू क्लासिकल पीरियड कहा गया है। इनलाइटनमेंट यानी कि रीज़न, इसकी वजह क्या थी, स्टार्टेड इन दिस एज। दिस दैट्स वाई दिस एज इज आल्सो गॉट एज ऑफ इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट इस एज में शुरू हुआ है, क्योंकि इस एज में शुरू हुआ है, इस वजह से इसको एज ऑफ इनलाइटनमेंट, एज ऑफ रीज़न, एज ऑफ लॉजिक भी कहते हैं। दी राइटर्स ऑफ दिस एज टॉक्ड अबाउट रीज़न। अभी जो राइटर्स आएंगे, जो संकर रिनेसेंस के बाद जो राइटर्स आएंगे, वो क्या लॉजिक के बारे में बात करेंगे, वो रीज़न की बात करेंगे कि इसका रीज़न क्या है। इट्स आल्सो कॉल्ड एज ऑफ रैशनैलिटी। इस एज को, न्यू क्लासिकल पीरियड को एज ऑफ रैशनैलिटी भी कहते हैं, क्योंकि सुपर कल्चरल एंड रिलीजियस ट्रेडिशन एंड डॉगमास। इसने ये क्या कल्चरल और रिलीजियस, जो कल्चरल और रिलीजियस थे, ट्रेडिशनल से डॉगमास यानी कि असूल थे, उसको हटाकर ये एज आई थी, इस वजह से इसको एज ऑफ रैशनैलिटी भी कहते हैं। इस न्यू क्लासिकल पीरियड को 3 एजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है रेस्टोरेशन एज, जिसका टाइम पीरियड है 1660 से 1700 तक। और नंबर 2 पर आता है अगस्टन एज, जिसका टाइम पीरियड है 1700 से 1750 तक। और नंबर 3 पर एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसका टाइम पीरियड है 1750 से 1798 तक। अब हम सबसे पहले अपनी पहली एज शुरू करते हैं, रेस्टोरेशन एज। इसका टाइम पीरियड है 1660 से 1700 तक। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं। चार्ल्स टू वर्किंग ऑफ इंग्लैंड इन दिस पीरियड। चार्ल्स वन का जो बेटा था, चार्ल्स टू, वो इस इंग्लैंड का बादशाह था इस टाइम पीरियड में। बिफोर किंगशिप ही वाज इन फ्रांस। ये किंगशिप बादशाह बनने से पहले ये फ्रांस में था। रिवाइवल ऑफ मोनार्की इन इंग्लैंड, दैट्स वाई दिस एज इज कॉल्ड रेस्टोरेशन एज। इस एज में क्या है, मोनार्की दोबारा रिस्टोर हुई थी, इस वजह से इसको रेस्टोरेशन एज। रिस्टोर इस तरह हुई कि ये चार्ल्स टू था, ये तो फ्रांस में था, फिर इसको इंग्लैंड बुलाया गया कि आप बादशाही करो, यानी कि शाही मोनार्की बोलते हैं शाही हुकूमत, क्योंकि बादशाह वाली हुकूमत, आप बादशाही करो, इस वजह से इसको रेस्टोरेशन एज कहते हैं। रेस्टोरेशन एज के बैकग्राउंड में सबसे पहले ये हुआ था रीओपनिंग ऑफ थिएटर। जो मिल्टन एज में, जो प्यूरिटन एज में जो था थिएटर बंद हो गए थे, उनको खुलवाया गया। इस एज में 2 बड़े थिएटर्स थे, किंग्स कंपनी और ड्यूक्स कंपनी। दीज बोथ थिएटर्स बिकम लग्जरी प्ले हाउस। ये दोनों थिएटर्स क्या लग्जरी प्ले हाउस बन गए। लग्जरी का मतलब स्टाइल ऑफ थिएटर चेंज्ड। जो थिएटर का स्टाइल था वो चेंज हो गया था, यानी कि पहले जो ड्रामा में थी वुमेन एक्ट्रेस नहीं थी, लेकिन इन ड्रामा में वुमेन एक्ट्रेस होती थी। शेक्सपियर के ड्रामा में वुमेन एक्ट्रेस नहीं थी, लेकिन इन ड्रामा में वुमेन एक्ट्रेस थी, यानी कि एलिज़ाबेथन ड्रामा और इसमें रेस्टोरेशन ड्रामा में बहुत काफ़ी चेंजेस आ गए थे। फ्रेंच लिटरेचर केम इन इंग्लैंड बिकॉज द किंग वर इन फ्रांस, देन ब्रॉट फ्रेंच लिटरेचर इन इंग्लैंड। इस एज में फ्रेंच लिटरेचर आया था इंग्लैंड में, क्योंकि जो बादशाह था वो फ्रांस में रहा था और उसने फ्रांस लिटरेचर भी सीखा हुआ था, इस वजह से उसको फ्रांस लिटरेचर पसंद आया कि वो लिटरेचर, हमारा लिटरेचर अच्छा है, बेहतरीन है, इस वजह से उस लिटरेचर को भी इंग्लिश लिटरेचर में लाया गया। रेस्टोरेशन पीरियड इज आल्सो कॉल्ड इंग्लिश इंटररेग्नम पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड को इंग्लिश इंटररेग्नम पीरियड भी कहते हैं, इंटररेग्नम वक्फा हुक्मरानी। रेस्टोरेशन एज इज आल्सो कॉल्ड एज ऑफ ड्राइडन। रेस्टोरेशन एज को एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं, बिकॉज ही वॉज द फेमस राइटर एंड किंग ऑफ लिटरेचर इन दिस रेस्टोरेशन पीरियड। एज ऑफ ड्राइडन इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये इस एज का फेमस राइटर और किंग ऑफ लिटरेचर है, यानी कि इंग्लैंड का किंग तो चार्ल्स टू है, लेकिन जो इस एज में जो लिटरेचर का किंग है वो है जॉन ड्राइडन, इस वजह से इसको एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं। अब आते हैं लिटरेचर की तरफ। लिटरेचर में सबसे पहले आता है पोइट्री। पोइट्री में सबसे पहला नाम आता है जॉन ड्राइडन का।
ही वॉज द फेमस पोएट एंड ड्रामाटिस्ट ऑफ दिस एज। ये क्या फेमस यानी कि मशहूर, बहुत ही ज़्यादा मशहूर पोएट, शायर और ड्रामाटिस्ट था इस एज का। ही राइट हीरोइक कपलेट इन पोएट्री। इसने हीरोइक कपलेट लाया था पोएट्री में विच लेटर यूज बाय अलेक्जेंडर पोप, जो कि बाद में अलेक्जेंडर पोप ने इसका यूज़ किया था। हीरोइक कपलेट को पोएट्री में लाया इसने था, लेकिन यूज़ अलेक्जेंडर पोप ने किया था। ही रोट मैनी सैटारिक वर्क्स यानी कि ह्यूमरस वर्क लिखे थे, इस तरह के मैक फ्लैग नो, ये इसका फेमस वर्क था। और उसने 2 किताबें लिखी थी, दी हिंड एंड दी पैंथर। इट्स अ बुक इन विच जॉन ड्राइडन एडमायर्ड दी रोमन चर्च। ये किताब जिसमें जॉन ड्राइडन ने रोमन चर्च की तारीफ़ की है। बेटर ला बुक्स, ये भी एक बुक्स है जिसमें सैटारिक बहुत सारे, ये फेमस सैटारिक है, इसमें सैटारिक यूज़ हुआ है। उसके बाद आता है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने प्यूरिटन एज में काम किया, लेकिन इस एज में भी इसके बहुत सारे काम हैं, जिस तरह पैराडाइज लॉस्ट। ये क्या एक एपिक पोएम है, एक ज़बरदस्त एपिक पोएम है, जो कि इस एज में पब्लिश्ड हुई है, यानी कि 1677 में ये पब्लिश्ड हुई है। उसके बाद आता है ब्यूवल्फ। ये एक ब्यूवल्फ एक पोइट्री है। इट वाज रिटन इन एंग्लो सैक्सन पीरियड। ये जो ब्यूवल्फ था ये एंग्लो सैक्सन पीरियड में लिखा गया, बट बिकेम द इंग्लैंड नेशनल पोइट्री इन दिस पीरियड। लेकिन इंग्लिश नेशनल पोइट्री जो इंग्लैंड की जो नेशनल पोइट्री थी, वो इसको इस एज में इसका नाम दिया गया। इट्स राइटर इज अननोन। इसका जो राइटर है वो है अननोन है। उसके बाद आता है पोइट्री के बाद आता है नावल। नावल में सबसे पहले नाम आता है एफ्रा बैन। एफ्रा बैन एक फ़ीमेल थी, ब्रिटिश फर्स्ट प्रोफेशनल फीमेल राइटर। ये क्या बरतानिया की पहली प्रोफेशनल राइटर थी, यानी कि जिसने राइटिंग को अपना प्रोफेशन बनाया था। शी वॉज फर्स्ट प्रोफेशनल फीमेल नावलिस्ट एंड ड्रामाटिस्ट। ये क्या है फर्स्ट प्रोफेशनल फीमेल नावलिस्ट और ड्रामाटिस्ट थी, यानी कि ये नावल निगार और ड्रामाटिस्ट थी। इसका फेमस नावल है ओरोनोको और इसका फेमस प्ले है दी रोवर। उसके बाद आता है जॉन बनियन। जॉन बनियन ने एक नावल लिखा था पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इस एज में। इट वाज द रिलीजियस नावल ऑफ जॉन बनियन। ये पिलग्रिम्स प्रोग्रेस ये क्या रिलीजियस नावल था जॉन बनियन का। इसके बाद आता है ड्रामा। ड्रामा में भी जॉन ड्राइडन ड्रामाटिस्ट भी है, इन्होंने ड्रामा में भी काम किया है। इनका एक फेमस ड्रामा है औरंगज़ेब। इट्स नॉन टू बी बेस्ट हीरोइक कपलेट। ये क्या है, ये जो जॉन ड्राइडन के हीरोइक कपलेट जो यूज़ करता था, इसने जो लाया था, तो ये बेस्ट हीरोइक कपलेट माना जाता है जॉन ड्राइडन के ड्रामे में से। उसके बाद आता है विलियम वर्चेली, द कंट्री वाइफ एंड द प्लेन डीलर। विलियम वर्चेली ने क्या है कॉमेडी ऑफ मैनर्स को फॉलो किया था, ज़्यादा उस पर फोकस किया था। जॉर्ज इथेरेज, ड्रामा में तीसरा नाम आता है जॉर्ज इथेरेज, जो कि ड्रामाटिस्ट था इस एज का। द मैन ऑफ मूड, इसने एक प्ले लिखा है इस एज में। इसके बाद आता है विलियम कॉन्ग्रीव। विलियम कॉन्ग्रीव भी इस एज का ड्रामाटिस्ट था, जिन्होंने एक प्ले लिखा है दी वे ऑफ द वर्ल्ड 1700 में। इसके बाद आता है जॉन वेनब्रो। इन्होंने भी प्ले लिखे थे। इनके फेमस प्लेज ये हैं दी रिलैप्स जो कि 1696 में लिखा, दी प्रोवोक्ड वाइफ जो कि 1697 में इन्होंने लिखा था। अभी आ जाता है कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स डेवलप्ड इन दिस एज। जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स इन इस एज में डेवलप्ड हुई थी। अभी कॉमेडी ऑफ मैनर्स है क्या? कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या है कि ड्रामे को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें कुछ डर्टी जोक्स, यानी कि कॉमेडी में कुछ डर्टी जोक्स इस्तेमाल किया जाता था और ऐसी वाइफ्स को दिखाया जाता था जो अपने हस्बैंड के साथ धोखा कर रही थी। इनकी बेस्ट एग्जांपल है दी कंट्री वाइफ। जो कॉमेडी ऑफ मैनर की बेस्ट एग्जांपल है वो है दी कंट्री वाइफ एंड लव फॉर लव। दी कंट्री वाइफ विलियम वर्चेली ने लिखी है। थैंक यू फॉर व्यूइंग माय वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें।